बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का दिन जुम्मे का दिन बहुत मुबारक दिन है। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी इनफाइनाइट मर्सी जो है वो अल्लाह ताला आपको उसके साए में ले ले। अल्लाह ताला जो है आपको, आपकी फैमिली को तमाम आफात से महफूज रखे, आने वाली अचानक आने वाली आफात से महफूज रखे। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे, खुश रखे, खुशहाल रखे। आपके घर में जो है वो अल्लाह ताला की रहमत का साया हमेशा रहे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी महफिल का आगाज़ इन दुआओं के साथ करें, क्योंकि आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है और ये अल्लाह ताला का फेवरेट दिन है जुम्मा। और इसीलिए हमने इस डे में ये क्लास सेलेक्ट की जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की क्लास है। और माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है जब भी मैं आप सबसे बात करता हूँ। और मैं खुद इस क्लास को बतौर इंस्ट्रक्टर इंजॉय कर रहा हूँ, एज इन इंजॉय इन द सेंस के मुझे जब ये नज़र आता है माशाल्लाह कि आप लोग को इन क्लासेस का फ़ायदा हो रहा है, आप लोग लर्न कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटीज़ में बेहतरी आ रही है। तो ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें जो थ्रू आउट लाइफ मैंने भी देखी हैं, मैंने भी अपनी पर्सनैलिटी में इंस्टिल करके इन चीज़ों को देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत फ़ायदा हुआ। तो हम आपकी पसंद के टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। बेसिकली जो इश्यूज आप लोग हमें बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट में मसला आ रहा है, जो पर्सनैलिटी के साथ रिलेटेड है। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ। फोकस में मसला आ रहा है, फोकस रहने में, हैबिट्स को चेंज करने में मसला आ रहा है, सेल्फ कंट्रोल करने में मसला आ रहा है, टेम्पटेशंस के आगे हम गिर जाते हैं। इसी तरह हमें सर्टन हैबिट्स के हवाले से मसला आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने थ्रू आउट क्लासेस में डिस्कस की हैं। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। कि डू योर इमोशंस कंट्रोल यू? क्या आपको आपके इमोशंस कंट्रोल करते हैं? इंशाल्लाह ताला आज हम इस पे बात करेंगे। साथ साथ कमेंट्स में मुझे बताते रहें कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ट्रांसमिशन है स्मूथ है और ऑडियो भी ठीक है और वीडियो भी ठीक है, बिकॉज आई एम गोइंग लाइव फ्रॉम स्ट्रीम यार्ड and I decided to try StreamYard today. So I am not actually looking at Facebook page. So I hope that this streaming is going smoothly. मेरी आवाज़ भी ठीक है और जो आप लोग को वीडियो है वो भी इंशाल्लाह ताला ठीक ही आ रही होगी। Just one thing I wanted to ensure. Let me put the logo of Youth Club. Alhamdulillah. Let me put the logo of Youth Club instead of the StreamYard logo, and so you have to just give me a minute so that I can search for the logo if I can find it. So then we'll inshallah ta'ala begin. और जैसा कि मैंने देखें आप लोगों को आज बताया है कि ये टॉपिक मैंने इसलिए सिलेक्ट किया, देखें कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ ये नहीं है कि हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, हमें जो है वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, देखें गौर से मेरी बात सुनिएगा। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, जितना मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस को स्टडी किया है, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस पे हमारी जिंदगी में तरक्की और ग्रोथ डिपेंड करती है। जो लोग इमोशनल इंटेलिजेंस में हाई होते हैं, जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस का कोशेंट, जिसे हम EQ कहते हैं, इमोशनल कोशेंट हाई होता है, मैं समझता हूं कि वो लोग अपने वर्क प्लेस पे, अपनी लाइव्स में, अपने रिलेशनशिप्स में ज्यादा ग्रो करते हैं। और जो लोग इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से लो होते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो लोग को फिर बहुत ज्यादा मुश्किल होती है अपने रिलेशनशिप्स में चलने के हवाले से और अपने वर्क प्लेस पे या बिजनेस में ग्रो करने के हवाले से। सो ये इतना इंपॉर्टेंट स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस, और इसके बारे में 1995 में पहली बार लिखा था। ओके, अभी लोगो ऐड नहीं होगा क्योंकि मेरे पास फ्री वर्जन है। एनीवे, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि 1995 में डैनियल गोलमैन एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं,
जिसने इमोशनल इंटेलिजेंस पे पूरी बुक लिखी, बहुत मशहूर इनकी बुक है, ब्लू कलर की बुक है, यू कैन इजीली फाइंड इट ऑन एनी एट एनी बुक शॉप, इंटरनेट पे भी अवेलेबल होगी। डैनियल गोलमैन इनका नाम है। 1995 में उन्होंने सबसे पहले ये बुक जो है शाया की और कॉन्सेप्ट रखा इमोशनल इंटेलिजेंस का, क्योंकि जैसे जैसे देखें साइकोलॉजी में रिसर्च होती जा रही है, ये बात वाज़ेह होती जा रही है कि इंसान के ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से है कि हर स्ट्रक्चर जो है ब्रेन का वो किसी एक खास बिहेवियर के साथ एसोसिएटेड है। जैसे एमिगडाला एक ब्रेन का पार्ट है, सिमिलरली द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जो हमारे सामने वाला पार्ट है, इसका बहुत ताल्लुक है हमारे बिहेवियरल चेंज के साथ, डिसीजन मेकिंग के साथ, ठीक है, इन सारी चीजों के साथ। तो जैसे जैसे जाहिर है कि न्यूरो साइंस की फील्ड एक्सपैंड करती जा रही है, साइकोलॉजी की फील्ड एक्सपैंड करती जा रही है, हमें बहुत सी बातें पता लग रही कि हमारे बिहेवियर किस तरह चेंज होंगे और हमारे बिहेवियर्स क्यों ओरिजिनेट होते हैं द वे दे ओरिजिनेट, और हमारी पर्सनैलिटीज में जो फ्लॉज रह जाते हैं वो क्यों रह जाते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ दोज वंडरफुल स्किल्स ऑफ 21st सेंचुरी। इसकी इतनी अहमियत है, इतनी अहमियत है, मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बताता हूँ, आप लोग हैरान रह जाएंगे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ट्रेविस ब्रैडबेरी, who's a PhD doctor, he says he conducted this research and he concluded that people with high EQ, with high emotional quotient, वो 58% ज्यादा एक्सेल करते हैं आम लोग से, यानी उनके चांसेस 58% ज्यादा हैं ग्रोथ के आम बंदे से जो हाई EQ पर होते हैं, हाई इमोशनल क्वोशंट पर होते हैं। अभी मैं आपसे बहुत आसान अल्फाज में बयान करूंगा कि इमोशनल क्वोशंट क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। ओके, पहले स्टैटिस्टिक्स सुन लें। 90% ऑफ टॉप परफॉर्मर्स दुनिया में, जो टॉप के स्पोर्ट्समैन हैं, जो टॉप के CEOs हैं, जो टॉप के आप कह लें कि एम्प्लॉयज हैं, जो टॉप के एथलीट्स हैं, जो टॉप के टीचर्स हैं, जो टॉप पोजीशन पर जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स, 90% ऑफ देम आर दोज हु हैव अ वेरी हाई EQ, यानी उनका इमोशनल क्वोशंट बहुत हाई है। सो मैं आपको वही बात जो बताना चाह रहा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसा जबरदस्त टॉपिक है कि अगर आज आप इस चीज को समझ गए कि ये होता क्या है, तो आपकी तरक्की में इंशाल्लाह ताला कोई चीज रुकावट नहीं होगी। और ये चीजें इस्लाम से ही साबित हैं। मैं आज के लेक्चर से साबित करके दिखाऊंगा कि इस्लाम इंसान को इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ कैसे ले जाता है। नेचुरली इस्लाम पे जब हम अमल करेंगे तो हम इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ ही जाएंगे। ओके, देन ही सेज people with high emotional quotient make $29,000 more annually than their low EQ counterparts. वो लोग जिनका इमोशनल क्वोशंट बहुत हाई है, वो अपने काउंटर पार्ट से, यानी जिनका इमोशनल क्वोशंट लो है, उनके जो कोलीग्स हैं, उनसे $29,000 ज्यादा कमाते हैं एक साल में, एनुअली। इससे आपको क्या समझ में आया कि इतनी इंपॉर्टेंस है इमोशनल इंटेलिजेंस की और इमोशनल क्वोशंट की कि आपकी इनकम इस चीज पे डिपेंड कर रही है और आपका लोगों में मुतारुफ होना, लोगों में इज्जत आपकी होना, ये इस चीज पर डिपेंड कर रही होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस पे। ओके, अब जरा आसान अल्फाज में डिस्कस करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। मैं आपको पहले एक कोट सुनाता हूं, उस कोट के बाद मजीद इस चीज को वाजे करूंगा, ठीक है। द कोट इज ऑफ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक बहुत बड़ा फिलोसफर गुजरा था और उसने जाहिर है कि फिलॉसफी के ऊपर बहुत बात की है और ये नाम है फिलॉसफी में, तो उसका एक बड़ा जबरदस्त कोट है एंगर के हवाले से, और इसी से एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस प्रूव होती है। ओके, एनीवन कैन बिकम एंग्री, कहता है कि हर किसी को गुस्सा आ सकता है। गुस्सा कोई बुरा इमोशन नहीं है, कभी कभी गुस्सा होना भी चाहिए। आपके घर वालों को कुछ कहा, आपको गुस्सा चढ़ना चाहिए। ओके, तो गुस्सा कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन जाहिर है कि गुस्से का इस्तेमाल, गुस्से की एग्जिबिशन बुरी होती है। गुस्से को हम अगर गलत तरीके से निकालेंगे तो हमारे नुकसान में जाएगा, गुस्से को सही तरीके से चैनलाइज करेंगे तो फिर वो चीज हमारे फायदे में भी जा सकती है। सो ही सेज एनीवन कैन बिकम एंग्री, कोई भी इंसान गुस्से हो सकता है, दैट इज इजी, ये बड़ी आसान चीज है, एंग्री होना बड़ी आसान चीज है।
बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, लेकिन सही इंसान के साथ गुस्से होना, गौर से अब सुनते जाए, सही इंसान पर गुस्से होना, टू द राइट डिग्री, राइट डिग्री, ना कम ना ज्यादा, जितना गुस्सा होना बनता है उतना गुस्सा होना, टू द राइट एट द राइट टाइम, राइट टाइम पे गुस्से होना, ठीक है, बिला वजह गुस्से ना होना, जरूरत से ज्यादा गुस्से ना होना, राइट डिग्री में गुस्से होना, राइट टाइम पे गुस्से होना, फॉर द राइट पर्पस एंड इन द राइट वे, सही मकसद के लिए गुस्सा होना और सही तरीके से गुस्सा होना, दैट इज नॉट इजी। अब जरा इस कोट को एनालाइज करते हैं। एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, हर कोई गुस्से हो सकता है, बहुत आसान है, लेकिन सही वक्त पे गुस्से होना, सही इंसान के साथ गुस्से होना, सही डिग्री में गुस्से होना, ना कम ना ज्यादा, ठीक है, जितना गुस्सा आ रहा है उतना गुस्सा करना, और सही मकसद के लिए गुस्से होना और सही मैनर में गुस्से होना, राइट वे में गुस्से होना, दैट इज नॉट इजी, एंड दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या सहाबा को गुस्सा नहीं चढ़ता था? क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज तक गुस्सा नहीं चढ़ा? क्या हमारे अइम्मा को गुस्सा नहीं चढ़ता था, जो बेस्ट ऑफ जनरेशंस थे? आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हजरत उमर बिन अल खत्ताब को बाइबल का मुतालिया करते देखा। ओके, बाइबल इज द चेंज फॉर्म ऑफ इंजील। हाउएवर, बाइबल का मुतालिया कर सकते हैं, इससे स्कॉलर्स की एक बहस मौजूद है, लेकिन किस नीयत से? ओके, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बाइबल पढ़ते हुए देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा लाल हो गया गुस्से से। ये अल्फाज हैं बाकायदा उस हदीस। और हजरत उमर सल्लल्लाहु अन्हु ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा तो वो कांप उठे कि नबी गुस्से हो रहा है, और नबी का गुस्से होना बहुत बड़ी बात होती है। ओके, अब गुस्से की वजह ये थी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि जब मैं मौजूद हूं, कुरान मजीद वही मौजूद है, तो बाइबल इज नो सोर्स फॉर गाइडेंस। गाइडेंस की बात हो रही है, तहकीक के लिए पढ़ सकते हैं, क्रिश्चियंस को दावत देने के लिए पढ़ सकते हैं उनकी किताब, ये एक अलग बात है, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक मुतालिया करते हैं, बट नॉट फॉर गाइडेंस। सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकेम एंग्री। अनदर हदीस, 3 लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। एक ने कहा मैं हर रोज रोजे रखूंगा, एक ने कहा कि मैं रात को सोऊंगा ही नहीं, सारी रात इबादत करूंगा, एक ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, मैं जो है वो अपनी सारी लाइफ डेडिकेट कर दूंगा रिलीजन के लिए और इबादत करने के लिए। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा लाल हो गया गुस्से से, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं, लेकिन मैं रोजे भी रखता हूं तो एक दिन छोड़कर एक दिन बाद, मैं नमाजें पढ़ता हूं लेकिन रात को सोता भी हूं, मैं तहज्जुद पढ़ता हूं लेकिन रात को सोता हूं, और मैं शादियां भी करता हूं, और मैं तुम सबसे अल्लाह ज्यादा डरने वाला हूं। बताने का मकसद ये था कि क्या तुम क्लेम करते हो कि तुम मुझसे भी ज्यादा जो अल्लाह से डरने वाले हो, तो तुम किस बेसिस पे रहबानियत की तरफ जा रहे हो? इसी तरह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मौकों पे गुस्सा आया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुस्से का बहुत आला अंदाज में इजहार भी किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर आप ऐसे बिहेवियर्स को एनालाइज करें तो आपको पता लगेगा कि क्या जबरदस्त इमोशनल इंटेलिजेंस एग्जिबिट की हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसको नाम अब इमोशनल इंटेलिजेंस दिया है साइकोलॉजिस्ट ने, लेकिन हमारे नबी और तमाम सहाबा इमोशनल इंटेलिजेंस की पीक में थे। हजरत उमर को क्या गुस्सा नहीं चढ़ता था? अबू बकर सिद्दीक को क्या कभी गुस्सा नहीं चढ़ा? अबू बकर सिद्दीक को एक यहूदी पे इतना गुस्सा चढ़ा था कि उन्होंने उसको चपेट तक मार दी। किस बात पे? उसने कहा था कि तुम्हारा अल्लाह फकीर है, तुम्हारा अल्लाह हमसे जो है वो भीख मांगता है, नाउज़ बिल्लाह। गैरत अंदर से जागी। तो ये होता है एंगर फॉर द राइट रीजन विद द राइट पर्सन एट द राइट टाइम टू द राइट डिग्री। अब जाहिर है कि आपकी वालदा को कोई गाली देगा, आपकी वालदा कोई बुरा भला कहेगा तो गुस्सा चढ़ना चाहिए। आपके दीन के बारे में कोई गलत बात करेगा तो गुस्सा चढ़ना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि गुस्से के एग्जिबिट करने का तरीका क्या होना चाहिए, ओके, और गुस्से को राइट मैनर में प्रेजेंट करने का तरीका क्या होना चाहिए। सो इसलिए अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और ये एक बहुत बड़ा मसला है, कुछ लोग को बहुत गुस्सा आता है, उनके कंट्रोल से ही चीजें बाहर होती हैं, जब उनको गुस्सा चढ़ता है वो आपे से बाहर हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते आगे कौन खड़ा है, वो ये नहीं, वो देखते हैं कि जी इसने मुझे
2 बातें की हैं, मैंने इसे 10 बातें करनी, और जब तक मैं इसे 10 बातें नहीं सुना लूंगा मेरे जिगर को चैन नहीं आएगा। तो ऐसा गुस्सा, सॉरी टू से, ना हमारे नबी को चढ़ता था, ना अबू बकर सिद्दीक को, ना सहाबा को। ऐसे गुस्से से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए जो इंसान के बस से ही बाहर, जो इंसान के कंट्रोल से ही बाहर है। तो बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं गुस्से से, वो जाहिर है कि तोपें चलाते हैं अपनी जबान से, अपनी जबान की तोपों से वो दूसरों को हर्ट करते हैं, और वो इतनी बड़ी बड़ी बातें गुस्से में कर जाते हैं और बाद में उन्हें एहसास भी नहीं होता। लोग उनसे दूर जाई जाते हैं, उनके गुस्से की वजह से डरते हैं। अब आप खुद बताएं, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जिसको गुस्सा बहुत ज्यादा चढ़ता है, उसने क्या सिखाना लोगों को? लोग तो उससे दूर भागेंगे, लोग तो उसकी बात ही नहीं सुनेंगे, उसके करीब ही नहीं आएंगे। लोग इसी बात से डरते रहेंगे कि ये हर बात पे डांटता है या डांटती है, ये हर बात पे गुस्से होता है या होती है, तो उसकी तरक्की यहाँ पे रुक जाएगी। लोग उससे बात करना छोड़ देंगे, लोग उससे लर्न करना छोड़ देंगे। इसलिए गुस्सा, गुस्से का गलत तरीके से एग्जिबिट करना, ये बहुत गलत बात है। ठीक है जी, ये मैं आपसे बात करना चाहता था। अब बात असल में ये है कि बहुत से लोगों को गुस्सा चढ़ता है और उन्हें समझ नहीं आती कि हम करें क्या, और वो पता है बहाना क्या करते हैं। मुझे तो इन बहानों पे बड़ी हंसी आती है। वो बहाना ये करते हैं कि हमारे कंट्रोल में गुस्सा नहीं है, हमें समझ नहीं आती कि हम गुस्से में क्या करें। देखिए, अगर तो कोई जहनी मरीज ये बंदा बात करे ना, जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, जो इमेंस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार हो चुका है, उसकी तो बात थोड़ी समझ में आती है कि यार मेरे तो कंट्रोल से ये चीज बाहर हो चुकी। लेकिन एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा, एक अच्छा खासा इंसान जिसको अल्लाह ताला ने अकल दी है, समझ दी है, दीन की समझ दी है, अगर वो ये कहे कि मेरे कंट्रोल में गुस्सा नहीं है और गुस्से में मैं आपे से बाहर हो जाता हूँ, उसकी बात पे मुझे हंसी भी आती है और मैं इसका यकीन नहीं करता। और इसकी मैं आपको दलील देता हूँ। यही इंसान जब अपने टीचर के सामने खड़ा होता है या अपने से सीनियर के सामने खड़ा होता है, ओके, या ऐसे इंसान के सामने खड़ा होता है जिसकी वो बहुत इज्जत करता है, या ऐसे इंसान के सामने खड़ा होता है जिससे वो बहुत प्यार करता है, यही इंसान वहां पे गुस्सा कंट्रोल कर लेता है। यही मर्द जो बीवियों को आकर गुस्सा दिखाते हैं घरों में आकर, और यही लोग जो अपने घर वालों पे आकर गुस्से होते हैं, यही लोग भीगी बिल्ली बने होते हैं बॉस के सामने, और यही लोग बॉस की झाड़ें खाकर आ रहे होते हैं, और बॉस जो मर्जी इन्हें कह दे, एम्प्लॉयर जो मर्जी इन्हें कह दे, वहां पर जो है ये मुस्कुरा रहे होते हैं, वहां पर इनका गुस्सा फुल कंट्रोल में होता है। और जब घर वालों की बारी आती है या अपनों की बारी आती है तो ये कहते हैं कि ओहो, गुस्सा तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, मैं तो असल में, मेरी तबीयत ही इतनी खराब हो जाती है गुस्से के दौरान कि मुझे समझ ही नहीं आती मैं क्या करूं। यही सेम लोग दूसरी जगह गुस्सा कंट्रोल कर रहे होते हैं, और घर में आकर अपने से वीक जो पोजीशन में लोग हैं, जैसे बहुत से मर्द बीवियों पर आकर गुस्सा निकालते हैं, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आजकल वाइस वर्सा भी हो सकता है। बहुत से केसेस में बीवियां भी शोहरों पे गुस्सा निकालती हैं बहुत सी चीजों में। ठीक है जी, तो इसीलिए एक बड़ा सिबलिंग, बड़ा भाई छोटे भाई पे आके गुस्सा निकालता है, एक बड़ी बहन छोटी बहन पे आके गुस्सा निकालती है। माँ बाप को तो वैसे ही फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, दोस्तों की बातों पे गुस्सा नहीं आना, क्योंकि पता है ना दोस्त ने छोड़ देना, पता है ना कि जमाने ने जो है वो चपेड़े मार के समझाना है, और माँ बाप ने तो माफ कर ही देना है। तो जमाने के आगे गुस्सा कंट्रोल करना है, और माँ बाप को छोटी सी भी बात कर दे उस पर गुस्सा दिखाना है, और जब गुस्सा दिखाना है, चीजें तोड़नी है, तो एंड में ये भी कहना है कि मेरे तो कंट्रोल से ही चीज बाहर है। तो ऐसे लोग, सॉरी टू से, मुझे इनकी बातों पे हंसी भी आती है, और मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस एक्सक्यूज को छोड़ दें, आप अल्लाह के आगे जवाब दें हैं। आप अपना गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, जस्ट आप इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप उस इंसान की इज्जत नहीं करते जिसके सामने आप गुस्सा निकाल रहे हैं, या आप उस इंसान को इजी ले रहे हैं, या उस इंसान के साथ आपकी एफिलिएशन कुछ इस तरह की है कि आपको पता है कि इसके आगे गुस्सा निकाल भी दिया तो कुछ नहीं होगा, चले मान लिया कुछ नहीं होगा, बंदा आपको माफ भी कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो हर्ट जरूर होगा आपके गुस्से से, आपकी बातों से। इसलिए किसी को फॉर ग्रांटेड ना लें। अगर आप बॉस के सामने गुस्सा बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आप टीचर के सामने गुस्सा बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप पेरेंट्स के सामने भी कर सकते हैं। आप पेरेंट्स की बातों को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, आप घर वालों की बातों पे भी खामोशी इख्तियार कर सकते हैं। और क्या ही बात है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी हमारे नबी से ज्यादा बेहतरीन मिसाल
एक कंप्लीट पर्सनैलिटी की कायनात में नहीं हो सकती। और सहाबा की भी ज़ाहिर, तमाम अंबिया की और सहाबा की। एक बार हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थी, और एक और उनकी वाइफ थी। उन वाइफ के घर से एक खाने की चीज़ आई, और वो उनका जो सर्वेंट था वो खाने की चीज़ लेकर आया, उसके हाथ में बर्तन था। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा चूँकि यंग थी, ज़ाहिर है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती थी, उनकी फीलिंग्स जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहुत पॉजेसिव थी, और इस तरह की पॉजेसिव होना अल्लाह ताला को पसंद भी है, ये एक हदीस में आता है। तो उन्होंने क्या किया कि उस बर्तन को, लिटरली ये अल्फाज हैं कि उस बर्तन को यूं करके हाथ मारा तो बर्तन नीचे गिर गया, यानी उन्हें गुस्सा चढ़ा इस बात पे, ज़ाहिर है पॉजेसिव नेचर थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब खड़े थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, मुस्कुरा देते हैं और सर्वेंट की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ को गैरत आ गई। यानी सुबहान अल्लाह, उन्होंने इस सारी सिचुएशन को कितना खूबसूरती से इंटरप्रेट किया। दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। ही कुड हैव, अल्लाह माफ करे, रिएक्टेड। ओके, जिस तरह हम बर्स्ट अप कर जाते हैं, हमारी मर्जी के खिलाफ कोई चीज हो जाए, हमारी जो है ना वो ख्वाहिशों के खिलाफ कोई चीज हो जाए, हम बर्स्ट कर जाते हैं एकदम से। हम कहते हैं ऐसी की तैसी, इसने मेरे साथ ये किया, मैं इसे बताता हूँ, और ये और वो। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत बात की कि तुम्हारी माँ को गैरत आ गई, यानी वो मुस्कुराए इसके साथ। तो कितना जबरदस्त वहां पे हैंडल हो गया मामला। अब यही सिचुएशन पाकिस्तानी मर्द होते, कोई ऐसी सिचुएशन होती, तो उन्होंने क्या करना था, उन्होंने उसी वक्त कहना था बदतमीजी, मेरे साथ गुस्ताखी, और उसी वक्त शायद डिवोर्स तक बात जो है वो पहुंच जाती। तो ये सारी बातें बताने का क्रक्स आपको ये है कि प्लीज ये एक्सक्यूज मत दिया करें, अपने ब्रेन को इस एक्सक्यूज के साथ मत टेम करें कि मुझे गुस्सा बहुत चढ़ता है, मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं है। इससे शैतान को भी बहाना मिल रहा है, आपके नफ्स को भी बहाना मिल रहा है, आपके ब्रेन को भी बहाना मिल रहा है कि गुस्सा इज ऑल राइट, गुस्सा इज फाइन। हर सिचुएशन में वो गुस्सा आपको दिलाएगा और गुस्सा उतरवाएगा भी आपसे, ठीक है। जब आपको एक ऐसा ट्रिगर आएगा जिसपे आपको बहुत गुस्सा चढ़ा है, आप फौरन जो है लैश आउट कर देंगे, आप देखेंगे नहीं आगे कौन खड़ा हुआ है। इसलिए सबसे पहले तो अपने आप को ये सिखलाएं कि मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकता हूं या कर सकती हूं। किस तरह, जब मैं अपने टीचर के सामने कर सकता हूं, कर सकती हूँ, तो मैं अपने भाई के सामने, बहन के सामने भी कर सकती हूँ। ओके, मैंने उन्हें भी रिस्पेक्ट देनी है। बहन या भाई होने का, शौहर या बीवी होने का, या माँ बाप होने का ये मतलब नहीं है कि उनके सामने हम कुछ भी कहें, या उनके आगे हम कुछ भी बोलें, या उनको हम किसी तरह भी ट्रीट करें, ठीक है। ये चीज हमारी समझ में होनी चाहिए। तो गुस्से कंट्रोल करने का, एंगर मैनेजमेंट पे तो मैंने खैर एक और अलग से एपिसोड करनी है इंशाल्लाह, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाया। और अपनी पोजीशन चेंज करनी चाहिए, पानी पी लेना चाहिए, अपनी तवज्जो हटा लेनी चाहिए। तो गुस्सा आ जाता है, मैं गुस्सा आने का इनकार नहीं कर रहा, आपको बताना चाह रहा हूँ कि गुस्सा इज प्रीटी मच इन योर कंट्रोल। हाउएवर, अगर किसी को कोई बहुत ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और वो जहनी तौर पे बीमार है, फिर शायद मैं मान लूं कि उसका गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं है। एक बंदे को दौरा पड़ता है, मिर्गी का दौरा पड़ता है, उसमें आपे से बाहर हो जाता है, गुस्से मतलब उस पर शैतान हावी हो जाता है या व्हाट्सएवर, वो एक अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या? अभी गुस्सा हमारा टॉपिक नहीं है, गुस्से की बात तो इसलिए निकल आई क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था डिस्कस करना। इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है? ओके, इसको एक तो अगर आप सर्च आउट करेंगे ना इंटरनेट पे, तो आपको बहुत सी डेफिनेशंस मिलेंगी। मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में 2-3 पॉइंट से इमोशनल इंटेलिजेंस समझाने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1, सही मौके पे सही इमोशन का जाहिर करना, इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। मिसाल के तौर पे, आपको एक बंदे की बात बुरी लगी, अब आपके पास 2 वेज है। एक ये कि आप कुड़ते रहें कि वो मेरी इज्जत नहीं करता, मुझे ऐसे बुलाता है, वो मेरी बात जो है सही से सुनता नहीं है। आप कुड़ते जाएं, जब वो सामने आए आप मुस्कुराएं, खिल खिल के हंसें, उसके साथ नॉर्मल रिएक्ट करें। उसको कैसे पता लगेगा कि आपको उसकी बात बुरी लगती है?
सो यू हैव टू एक्सप्रेस इट एट द राइट टाइम। जरूरी नहीं उसी वक्त, थोड़ा सा ठहर के उसके बाद बता के कि भाई या बहन आप मुझे ऐसे ट्रीट मत करें, मैं हर्ट होता हूँ, ठीक है, या आप मेरे साथ ऐसा मजाक मत करें। ट्राई टू एक्सप्रेस इट आउट। जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे कैसे जो है वो आपकी बात आगे तक पहुंचेगी। सो एग्जिबिटिंग द राइट इमोशन एट द राइट टाइम इज इमोशनल इंटेलिजेंस। मिसाल, एक और मिसाल, आप कहीं जा रहे हैं और बहुत जल्दी है आपको वहां जाने में, और आप जो है वो फिरोजपुर रोड पर जा रहे हैं और वॉल्टन के इशारे पे फंस गए हैं। क्योंकि मेरा सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस लाहौर में ये वॉल्टन के इशारा हो गया, जो ब्रिज है आरफा करीम वाला, या जाहिर है कि माल रोड के कुछ इशारे हो गए। मेरा बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है इनके साथ। अब आप वहां पर फंस गए और आपको शदीद गुस्सा चढ़ रहा है, आपको शदीद जो है वो दुख हो रहा है, और वो शदीद गुस्सा और दुख वो आपके चेहरे से वाजे हो रहा है, और आपके साथ आपका पार्टनर बैठा हुआ है, वो बेचारा डर रहा है आपके एक्सप्रेशन देख के, और आप कभी भी बर्स्ट आउट हो सकते हैं, कभी भी उसको कुछ कह सकते हैं, बच्चे को कुछ कह सकते हैं जो पीछे बैठा हुआ है, या आप गाली गलोच कर रहे हैं फलाने बंदे को जो गाड़ी चला कर आ रहा है, बाइक वाला आ रहा है, आपको शदीद गुस्सा चढ़ रहा है। तो अब मुझे आप ऑनेस्टली एक बात बताएं कि ये सारे गुस्से का, इस सारे गुस्से का, इस गाली गलोच का, इस बर्स्ट आउट होने का मकसद क्या है? क्या आपकी सेहत को कोई फायदा हो रहा है? नहीं। आपका बीपी हाई होगा, आपका जो है वो शुगर लेवल लो हो सकता है, आपको जो है पैनिक हो सकता है, आपको एंग्जाइटी आएगी, जाहिर है कि आपका ईमान डाउन जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, शैतान आप पे हावी होगा। नंबर 2, आपसे जो मुंसलिक लोग हैं क्या उनको कोई फायदा हो रहा है? नहीं। नंबर 3, सिचुएशन हल हो रही है क्या? आपके गाली निकालने से, आपका गुस्सा करने से, आपके फ्रस्ट्रेट होने से ट्रैफिक खत्म हो जाएगी? अचानक से कोई मुआवजा होगा, गाड़ियां इधर उधर हो जाएंगी, आपकी गाड़ी हेलीकॉप्टर बन के रश में से निकल पड़ेगी? क्या ये है गुस्से की वजह से आउटकम? अगर तो ये है तो आप गुस्सा हो, ऑब्वियसली ये नहीं है। तो बात बताने का मकसद ये है कि क्या ये मौका है अपने आप को कुड़ने का? भाई ट्रैफिक में फंस गए, नेचुरल बात है, आपके बस से बाहर है, आपके कंट्रोल से बाहर है। किस वजह से हम वहां पर गुस्सा, किस वजह से हम वहां पर इतना दुखी हो, फ्रस्ट्रेट हो? हाँ, थोड़ा बहुत गुस्सा चढ़ता है, थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी ना कर लें। इतने कमजोर मत बने, आप नहीं हैं इतने कमजोर, ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। अपने आप को शैतान के हवाले मत करें और अपने से लोगों को दूर मत करें। लोग ट्रस्ट करना छोड़ देंगे आप पे कि इसको तो गुस्सा ही बड़ा चढ़ता है, ये तो दुखी बहुत होता है, तो छोटी छोटी बात पे पैनिक हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है या हो जाती, कल को आपको कोई जिम्मेदारी नहीं देंगे, कल को आपसे कोई अपना पर्सनल बात शेयर नहीं करेंगे, यही सोच के कि भाई इसका तो जो है वो दिमाग ही किसी और तरह से काम करता है, तो इसको तो बस अच्छी अच्छी बातें बताओ तो ठीक है, जैसे ही कोई डिस्कशन लेकर आओ इसको गुस्सा चढ़ जाता है। इसलिए अपनी वैल्यू ना गिराएं, इस तरह की हरकतें करके अपनी इज्जत करें, अपनी रिस्पेक्ट करें, और जान लें कि ये चीजें आपके, यू आर वेल इन कंट्रोल ऑफ दीज थिंग्स, ओके। इसी तरह मैं आपको एक और मिसाल देता हूं कि एक बंदे ने आपकी इज्जत नहीं की, एक बंदे ने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, एक बंदा आपसे ठीक से बात नहीं करता, आपसे रूड पेश आता है आपके वर्क प्लेस पे। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू टू एवरीवन एंड जज़ाकल्लाह खैर टू एवरीवन। मैं सबके सलाम पढ़ रहा हूँ और मेरे दिल से दुआएं हैं सबके लिए, ओके, एंड वालेकुम सलाम टू एवरीवन। मैं आपको बता रहा था कि एक बंदा आपको सही ट्रीट नहीं करता आपके वर्क प्लेस पे, आपके पास दो सोल्यूशन है। एक ये कि आप उसको जाकर कन्फ्रंट करें, आप उसे बताएं। दूसरा ये आप कुड़ते रहें उसके सामने मुस्कुराते रहें, दिल में उसके बारे में ग्रज रखें। तीसरा सोल्यूशन ये कि आप इससे बरी हो जाएं, आप केयर ही ना करें, ठीक है, स्पेशली अगर उसका ये रवैया डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, आपकी जॉब को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन उसके इस रवैये पे, अपने कोलीग के रवैये पे, अपने सीनियर के इस रवैये पे अपने आप को कोसना, अपने आप को टॉर्चर देना, अपने ही आप में कुड़ते रहना, भाई ये आपको कैसे फायदा देगा? मुझे समझा दें। क्या इससे वो सीनियर सीख जाएगा कि ये बंदा कुड़ रहा है तो मैं आइंदा ऐसा ना करूं? इतना एम्पैथेटिक कोई नहीं है हमारे मुआशरे में। वो होंगे, अच्छे इंसान होंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो है दे डोंट केयर।
बल्कि वो तो कट थ्रोट कंपटीशन में मजीद आपको गिराना चाहते हैं। तो डोंट शो योर वीकनेस आउट देयर, ओके। अब आप कुटते रहेंगे, दूसरों के रवैयों की सजा अपने आप को देते रहेंगे, मेरे अंदर ही कोई कमी है, मेरे अंदर पता नहीं क्या कमी है। भाई दूसरे अगर आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, तो ये उनका मसला है, ये उनकी इनसिक्योरिटी है। वो नेपोटिज्म के शिकार होंगे, वो किसी और को वहां लाना चाहते होंगे, वो जो है वो आपको पसंद नहीं करते होंगे, आपसे इनसिक्योर होंगे, ये उनके मसले हैं, तो उन्हें कुड़ने दें, उन्हें हसद करने दें। आपने अपने ऊपर ये चीजें क्यों मुसल्लत करनी है भाई? ये चीजें सीखना, अपने माइंड को ये मैसेज देना कि दूसरों के रवैयों की सजा मैंने अपने आप को नहीं देनी, दूसरों की गलत बातें मैंने अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करनी। इसी चीज का नाम इमोशनल इंटेलिजेंस है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इंटरनेट पे आपको ऐसी डेफिनेशंस नहीं मिलेंगी, ओके। वहां बड़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस पड़ी है इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो बात असल में यहां पर ये है, मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि सही इमोशन को सही टाइम पे एक्सप्रेस करना, ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब हमारे घरों में लड़ाई झगड़ों की बहुत बड़ी वजह यही है कि हम गलत टाइम पे गलत इमोशन का इस्तेमाल करें। जहां पर हमने अगले को सपोर्ट देनी है वहां पर हम गुस्से हो रहे हैं। और हमारा ना एक्चुअली है, बड़े मजे की बात है, पाकिस्तानी मर्द और पाकिस्तानी लोगों का जो इमोशनल सर्कल है ना, वो उल्टा चलता है। सबसे पहले वो गुस्सा करते हैं, फिर वो गालम गलोच करते हैं, फिर उसके बाद वो जो है लड़ाई झगड़े पे आते हैं, उसके बाद वो सब पूरे खानदान को गंदा करते हैं, मतलब जिससे भी लड़ाई हो रही होती है, सब कुछ कर करा के उसके बाद उन्हें एहसास होता है हमने क्या कर दिया है, और वो अपने पार्टनर को या अपने दोस्त को गले लगाते हैं, या जिससे भी लड़ाई है उसको गले लगाते हैं, गले लगा के सॉरी करते हैं, और सॉरी करके कहते हैं कि चल यार मुझे गुस्सा चढ़ गया। अब ये टोटली ऑपोजिट सर्कल है। मैं आपको कहता हूं कि सबसे पहला स्टेप होना ही ये चाहिए कि जब आपके पार्टनर को गुस्सा चढ़े तो आप उससे गले लगाएं, बजाय कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दें, बजाय कि आप जो है मजीद उस पर चढ़ाई करें। आपको पता है इमाम अहमद बिन हंबल का कोट है कि मेरी और मेरी वाइफ की लड़ाई आज तक नहीं हुई। अब ये बड़ी अजीब बात है, ओके। जो शादीशुदा लोग हैं वो सुन के हैरान हो जाएंगे। तो उनसे किसी ने पूछा इसका क्या जो है वो इसका गुर हमें भी सिखाएं कि ये क्या है। उन्होंने कहा व्हेन शी इज फायर आई एम आइस, एंड व्हेन आई एम फायर शी इज आइस, शी इज वाटर। आइस या वाटर, जब वो आग है तो मैं बर्फ हूं, मैं पानी हूं, और जब मैं आग हूं तो वो बर्फ है, वो पानी है। यानी अगर दोनों ही आग बन जाएंगे तो फिर सोचें बात कहां तक जाएगी। तो ये इमोशनल बर्स्ट होते हैं लोगों के, दे डोंट एक्चुअली मीन दीज थिंग्स। स्पेशली मैं आपको वुमेन जेंडर के बारे में बताता चलूं। एक बुक है मेन आर फ्रॉम वीनस, वुमेन आर फ्रॉम मार्स। वीनस इज अ वेरी हॉट प्लैनेट, यू नो, फुल ऑफ एंगर। अगर आप वीनस के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, इट इज फुल ऑफ फायर, वीनस। एंड मार्स इज अ काम प्लैनेट, इज अ सॉर्ट ऑफ अ कूल प्लैनेट कंपेयर टू Venus, but it's a very complicated sort of planet. So men are from Venus, women are from Mars. बेसिकली वो बताना ये चाहते हैं उस बुक में कि वुमेन की लैंग्वेज ही और है। अगर आप उनकी लैंग्वेज को लिटरल लेना शुरू कर देंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा। मिसाल के तौर पे अगर खवातीन के प्लैनेट में, जिस प्लैनेट से वो आई है अकॉर्डिंग टू दैट बुक, सब आए तो जाहिर अल्लाह की तरफ से है, लेकिन एक ये जो है वो पैराबल है, एक मेटाफोर है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस प्लैनेट से उस बुक के मुताबिक ख्वातीन है, वहां पे कभी से मुराद है अभी। अगर कोई कहे ओके ओके ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर अवाद, आपने मेरी करेक्शन की। मार्स इज हॉट, वीनस इज कॉल्ड। आई थिंक देन द नेम इज men are from women are from Venus and men are from Mars. I think it is the other way around, but you get the idea कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जज़ाकल्लाह for the correction. अब जाहिर है मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि if a woman says कि मुझे तुमसे आज तक खुशी नहीं मिली, मुझे तुमसे कभी खुशी नहीं मिली, तो कभी से मुराद है अभी, इस इंस्टेंस में। अब अगर आप इसको लिटरल ले लेंगे और लिटरल लेके इसमें दुखी होना शुरू हो जाएंगे तो फिर जो है वो रिलेशनशिप चल गया,
ओके। सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज इंटरप्रेटिंग द सिचुएशन करेक्टली, ये दूसरी बात है। ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस में आप सिचुएशन को सही इंटरप्रेट करते हैं, सही इंटरप्रेट करके सही इमोशन को जाहिर करते हैं उस वक्त। हमारा सर्कल ये चलना चाहिए कि हम सिर्फ अपने पार्टनर को उस वक्त गले लगा लें, उसको ये शो कर दें कि मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हमने फजूल बहसें शुरू कर दी, हमने वहां पर डिबेटिंग स्किल्स अपनाना शुरू कर दी, हमने वहां पर जो है वो अपनी लॉजिक मनवाना शुरू कर दी, तो फिर मामला मुश्किल हो जाएगा। और ट्रस्ट मी कि जब आप उस अपने पार्टनर की या दोस्त की इमोशनल नीड को फुलफिल कर देंगे, वो आपकी बात ज्यादा सुनेंगे, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ओके, तो दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस के सही टाइम पे सही इमोशन का इस्तेमाल करना। नंबर 2, सिचुएशन को सही से इंटरप्रेट करना, मिस इंटरप्रेट नहीं करना। ओके, मैं आपको एक बड़ी कॉमन मिसाल देने वाला हूं कि हम में से मेजॉरिटी लोग तरक्की क्यों नहीं कर पाते। क्या वजह है कि एक ही यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ एक इंजीनियर या एक डॉक्टर प्रमोट हो रहा है, और उसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा दूसरा इंजीनियर या दूसरा डॉक्टर या दूसरा MBA और हूसोएवर या दूसरा टीचर अभी तक वहीं का वहीं, उसकी प्रमोशन ही नहीं हो रही। व्हाट्स द रीजन? एक की सैलरी बढ़ रही है, दूसरे की सैलरी उस अंदाज से नहीं बढ़ी। एक जो है एज एन इंजीनियर आया था, अब प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया 3 साल बाद। व्हाट्स द रीजन? अब रीजन सुने, और इसको आपने बड़े गौर से सुनना है और इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। मुझे मेरे सीनियर ने कहा कि ये काम करो और इसका एक प्रपोजल बनाकर लाओ। मैं उसका प्रपोजल बनाकर लाया और उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। उसने मेरे प्रपोजल पे कुछ क्रिटिक की और मुझे इस बात से इतना गुस्सा चढ़ा कि यार इसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया, इसने मेरी क्रिटिक की, ये बंदा मेरे खिलाफ है। अब देखें मेरी इंटरप्रिटेशन क्या है, मैं कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूं कि यार पॉलिटिक्स चल रही है, ये बंदा मेरे खिलाफ है। दूसरी बात, ये बंदा मेरी टांग खींच रहा है। तीसरी बात, ये बंदा मुझे पसंद नहीं करता है। चौथी बात, ये बंदा हमेशा मेरे रास्ते में रोड़े अटकाता है। ये तो होगी सारी नेगेटिव इंटरप्रिटेशन। अब जरा पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन की तरफ आए। नंबर 1, ये सीनियर है, इसको पता है प्रोजेक्ट किस तरह करते हैं, इसको पता है एक्सेल फाइल किस तरह बनाते हैं, इसको पता है वर्ड फाइल किस तरह बनाते हैं, इसको पता है पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन किस तरह देते हैं। ये मुझ पर क्रिटिक कर रहा है मुझे ग्रो करने के लिए। ये चाहता है मैं बेहतरीन चीज बनाकर लाऊं। ये 10 बार भी मेरे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेगा, मैं बार बार लाऊंगा, मैं उसको इंप्रूव करके लाऊंगा। यू सी, जब ये चीजें देखेगा आपका बॉस या आपका एम्प्लॉयर या आपका जो है वो सीनियर, या घर में भी जब ये चीजें देखी जाएंगी कि ये क्रिटिक को बहुत पॉजिटिवली लेता है और ये क्रिटिक से सीखता है, बजाय कि उसको पर्सनल अटैक समझने के। हम में से मेजॉरिटी का मसला ये है, हम इमोशनली इतने वीक हैं कि हम सुन ही नहीं सकते क्रिटिक, हम फीडबैक सुन ही नहीं सकते। हमारा कोई सीनियर हमें कुछ कह दे या जॉब पे हमें कोई कुछ समझाने की कोशिश करे, हमारा सीनियर, हम कहते हैं मेरे खिलाफ है। वो पाकिस्तानी मेंटालिटी ना है, मेरी लत्ता खींच रहा है, ये मेरी टांगे खींच रहा है, या ये पॉलिटिक्स कर रहा है यहाँ पर आके। यानी हम अपने आप को हरफन मौला और परफेक्ट समझते हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट one person is still at 30,000 salary and one person is still an engineer, and the other person who was taking critique, who was improving himself or herself, who was smiling at a critical feedback, वो बंदा बढ़ता जा रहा है आगे, उस बंदे की रिस्पेक्ट होती जा रही है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर तक पहुंच चुका है। जो बंदा क्रिटिसिज्म नहीं ले सकता, मैं आपको बता रहा हूं, वो किसी फील्ड में आगे नहीं जा सकता। भाई जिस बंदे ने लीडरशिप पोजीशन संभालनी है, अगर वो क्रिटिसिज्म नहीं लेगा तो फिर वो कहां जाएगा? फिर तो वो जाहिर है डिप्रेशन की तरफ ही जाएगा। हर वक्त लोग मुझे क्रिटिक करते हैं। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस इज इंटरप्रेटिंग द सिचुएशन करेक्टली। द राइट इंटरप्रिटेशन इज दैट कि ये बंदा मुझे ग्रो करना चाह रहा है, ये चाह रहा है कि मैं अच्छी चीज लेकर। और आज के स्टूडेंट्स इतने सेंसिटिव हो चुके हैं, मैंने खुद पर्सनली इतने स्टूडेंट्स को काम दिया, मैंने कहा कि यार ये असाइनमेंट बना कर लाओ। अपने स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि ये आपकी असाइनमेंट है बेटा, आपने ये सर्च करके लाना। अब एक स्टूडेंट जो है वो बेहतरीन किस्म की
एक फाइल खरीदता है, फोल्डर खरीदता है, उस फोल्डर में स्टेपल करके या उस फोल्डर में जो है बड़े अच्छे तरीके से डालकर A4 पेजेस लेकर आता है। उन A4 पेजेस पे बहुत नीट राइटिंग में फ्लो चार्ट्स के साथ उसने असाइनमेंट की हुई है, वो मुझे सबमिट कराता है। अब दूसरा स्टूडेंट आता है जो ना कोई फोल्डर यूज कर रहा है, ना वो अच्छी राइटिंग है, ना उसने कोई फ्लो चार्ट बनाया और उसने छापा मारा है, और वो सिंपल जो शीट्स होती हैं लाइन वाली उन पर असाइनमेंट बनाकर ले आया। अब मैं उसे समझाता हूँ और मैं उसे थोड़ा सा डांटता भी हूँ कि इस तरह काम नहीं होता है, और मैं उसे कहूँ कि इस तरह तुम्हें करना चाहिए, और वो इस बात पर रोने बैठ जाए, वो इस बात पर ये कहने बैठ जाए कि सर अली हैं ही मेरे खिलाफ, और ये हैं बड़े सख्त मिजाज हैं, ये बड़े गुस्से वाले हैं, इन्हें कभी कोई चीज ही पसंद नहीं आती है। तो मुझे बताएं कि वो बंदा तरक्की कर सकता है कभी? जो क्रिटिक को ही नहीं लेना पसंद कर रहा है, जो मेरी एक फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को डांट डपट समझ रहा है, और किसी से आप पूछ भी लेना कि आप एक मैनेजेरियल पोजीशन में, और आप अपने से नीचे वाले से पूछ लें कि यार आपने ये काम कैसे किया है, आपने ये चीज जो है आपने डिसीजन लिया तो इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स थे। आप सिर्फ इतना पूछ लें और आप देख लें उनका मिजाज ही चेंज हो जाता है, वो ये समझने लग जाते हैं कि ये मुझे डिस्करेज करता है हर वक्त। तो ये होती है इमोशनल लोगों की निशानी कि वो जज्बाती हैं। वो बजाय के ये समझने के कि मुझे पॉजिटिव फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दी जा रही ताकि मैं ग्रो करूं, वो उसको पर्सनल ले जाते हैं, वो उसको पर्सनल अटैक समझते हैं। ठीक है, तो ये वजह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जिनकी हाई होती है उनकी सैलरीज भी हाई होती है, उनकी ग्रोथ भी हाई होती है, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म को लेते हैं, वो क्रिटिसिज्म को सही तरीके से चैनलाइज करते हैं। ओके, यहां पर किसी ने पूछा फ्लैटरिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। नो, emotional intelligence people are very to the point and they know what to say and when to say, and they know कि मैंने अगले को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देनी है। इनफैक्ट फ्लैटरिंग वो लोग करते हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं होता है। फ्लैटरिंग से यहाँ पे मुराद है खुशामद। सो नॉट एट ऑल, फ्लैटरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। यहाँ पर मैं झूठी खुशामद की बात कर रहा हूँ। अब जरा फ्लैटरिंग की भी तारीफ सुन लें, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपको दो सिचुएशंस देता हूँ। एक बंदा अपने सीनियर, उसका सीनियर बहुत अच्छी शर्ट पहन कर आया, ओके, और बड़ी अच्छी टाई लगा कर आया। एक बंदा फ्लैटरिंग करता है अपने सीनियर की, कहता है कि सर क्या बात है, आज तो शाहरुख खान लग रहे हैं, सलमान खान लग रहे हैं, और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, क्या बात है क्या बात है, मैं चाहता हूं कि मैं भी आप जैसी शर्ट खरीदूं। दूसरा बंदा जाता है सर के पास, सीनियर के पास, और कहता है कि सर आप जब ये शर्ट्स इस तरह पहनते हैं ना, टाई लगाते हैं, तो आई गेट द फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम यू, आई गेट दिस फीलिंग दैट you know we should be clean or we should be very confident because this is what I get from your personality, so I love this confidence of yours। दोनों तारीफ कर रहे हैं। पहला वाला तारीफ किस चीज की कर रहा है? मटेरियल चीज की, खुश करने के लिए, फ्लैटर करने के लिए। दूसरा किस चीज की तारीफ कर रहा है? एक स्किल की तारीफ कर रहा है, जो स्किल उसकी जॉब से रिलेटेड है, यानी कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहा है कि सर this shows the confidence, okay, whenever I look at you it reminds me of confidence because of your clothing, okay। अब पहले वाला बंदा इमोशनल इंटेलिजेंस पे नहीं है, दूसरे वाला बंदा इज वेरी हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट, ओके, बिकॉज ही इज चूजिंग सच वर्ड्स एंड सच अ स्किल जिससे उसका जो सीनियर है वो ये भी सोचेगा कि यार इसने बात क्या पिक की मुझसे, बाकी मेरी शर्ट को देखते हैं और खूबसूरती की तारीफ करते हैं, इसने एक और ही चीज देखी है, इसने जो है वो मेरे कॉन्फिडेंस को पिक किया, मेरी क्वालिटी को पिक किया। अच्छा, यही बात है कि बहुत से कपल्स में बीवियों की शिकायत होती है कि हमारे हस्बैंड्स हमें टाइम नहीं देते, और जब हस्बैंड से पूछा जाए कि यार आप टाइम नहीं देते, तो वो ये कहते हैं कि यार मैं और क्या करूं, मैं 3-3 घंटे तो इनके साथ बैठा रहता हूं, मैं 4-4 घंटे इनके साथ बैठा रहता हूं, और आई एम लिटरली डूइंग नथिंग, मैं बस बैठा रहता हूँ, इनकी बातें सुनता रहता हूँ, और क्या होता है टाइम देना। तो उन मर्दों के लिए ये न्यूज़ है, ये दरखास्त है कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस में थोड़े से इंक्रीज करें। आपके जो बेगमात हैं, आपके जो पार्टनर्स हैं, उन्हें आपका क्वालिटी टाइम चाहिए, जस्ट टाइम नहीं चाहिए।
क्वालिटी टाइम से मुराद है कि व्हेन यू आर टॉकिंग टू देम दैट इज अ रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन, दैट इज नॉट जस्ट ए कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन तो कोई भी कर सकता है, इट शुड बी रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन. जब आप उनकी तारीफ करें, इट शुड बी अ स्पेसिफिक एप्रिसिएशन. जस्ट लाइक उस बंदे ने कहा कि बॉस आपका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस तरह की तारीफ करें कि मुझे आप में ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है. ये इस तरह की तारीफें ना करें आते जाते कि बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही, ये जो है आपने बहुत जबरदस्त सूट पहना है, जबरदस्त और अच्छा, जबरदस्त और अच्छा. ये ऐसे अल्फाज हैं जो सुन सुन के बंदा जो है वो अक्का होता है. तो कोई स्पेसिफिक चीज करें, क्वालिटी कन्वर्सेशन करें. ओके, आप 10 मिनट, मैं आपको गुर की बात बता रहा हूं, आप रात सोने से पहले सब कुछ साइड पे रख के 10 से 15 मिनट की क्वालिटी कन्वर्सेशन करेंगे, स्पेसिफिक कन्वर्सेशन करेंगे, बामकसद कन्वर्सेशन करेंगे, स्पेसिफिक तारीफ करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस शो करेंगे. जैसे मैंने आपको कॉन्फिडेंस की वर्ड की एग्जांपल दी, दैट इज बेटर देन 4 hours ऑफ नॉनसेंस कन्वर्सेशन एंड नॉनसेंसिकल प्रेजेंस. ओके, ट्रस्ट मी, यही वजह है कि जितने दुनिया के कामयाब सीईओज हैं, जो सीईओ भी बड़े कमाल के हैं और जो फैमिली मैन भी बहुत कमाल के हैं, they know what is quality time, they know what are quality words, they know what's a quality dinner, they know what's a quality going out. मिसाल के तौर पे अपनी वाइफ्स को, अपने घर वालों को अगर कभी बाहर लेकर जाते हैं तो they show their presence, they show we are with you, okay, they show we are giving quality time to you. और फिर उनके घर वाले भी उनके साथ कोऑपरेट करते हैं. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. ओके, एक क्वेश्चन आया है, वाइफ ट्राइज बेस्ट इन हाउस होल्ड बट इफ ओनली वन थिंग इज नॉट प्रॉपर लाइक पुटिंग ग्लास ऑन टेबल देन हस्बैंड क्रिटिसाइजेस लाइक यू आर नेग्लिजेंट. तो ये इसमें मैं क्या एडवाइस करूं, ऐसे हस्बैंड को अल्लाह से डरना चाहिए. ऐसे हस्बैंड की अपनी पर्सनैलिटी में बहुत फ्लॉज हैं, मुझे माफ करें मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ. ऐसे बंदे को खुदा खौफी करनी चाहिए कि वो किसी की बेटी को जो है वो किसी दूसरे घर से लेकर आया, और उसको शर्म आनी चाहिए कि कल को उसकी भी बेटी होगी जिसने किसी दूसरे घर में जाना है, तो अपनी वाइफ को ऐसे क्रिटिसाइज करे, अपनी वाइफ को ऐसे ट्रीट करे जैसे वो चाहता है कि उसकी बेटी को कल को कोई दूसरा बंदा ट्रीट करे. यहाँ पर मेरे पास डांट और इस तरह के अल्फाज के अलावा और कोई बात नहीं है. ओके, तो ऐसे बंदे को एक तो शर्म करनी चाहिए, उसे खुदा खौफी करनी चाहिए. दूसरा, वाइफ को ये बात उसको किसी ना किसी तरह बतानी चाहिए कि आप थोड़ा सा लिहाज किया करें. ठीक है, ये बात उसके सामने लानी चाहिए, किसी ना किसी तरह उसको इसके एहसास दिलाना चाहिए. एनीवे, हम आगे चलते हैं, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है. तो इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से मैंने आपको 2-3 बातें बताई. नंबर 1, सही टाइम पे सही इमोशन का इस्तेमाल करना. ट्रैफिक में फंसे हुए गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, सही टाइम नहीं है. ओके, आप जो है वो ट्रैफिक में फंसे हुए को दुखी होने की बात नहीं है, आपके कंट्रोल से ही बाहर है. जो चीज आपके कंट्रोल से बाहर है उस पर दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, उसको हल कर लें. गुस्सा कब होना है, कैसे होना है, आपको पता होना चाहिए. सही टाइम पे सही इमोशन. ओके, नंबर 2, सही से इंटरप्रेट करना हालात को. यानी इंटरप्रिटेशन से यहाँ पे मुराद वो जो मैंने एग्जांपल दी है कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है उसको पॉजिटिव लें, उस क्रिटिक को पॉजिटिव लें. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो गुस्से ना हो, आप ये सोचें कि ये सीखना चाह रहा है तो मुझे इसको समझाना है, मुझे इससे प्यार से बात करनी है. ठीक है, अगर आप एकदम इमोशनल हो जाएंगे, जज्बाती हो जाएंगे कि हाउ डेयर दिस पर्सन आस्क मी अ क्वेश्चन, इसकी जुर्रत कैसे हुई मुझसे क्वेश्चन करने की, तो ये फिर आपकी तरक्की में रुकावट आएगी. तो हालात को सही से इंटरप्रेट करें. ठीक है, जहां पे आपको रिजेक्शन मिल रही है इंटरप्रेट करें, क्या आपका कसूर है रिजेक्शन में? अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है, धुतकार रहा है, इज्जत नहीं दे रहा है, उसमें आपका कोई कसूर है? नहीं है, तो फिर टेंशन किस बात की, उस बंदे का कसूर है. आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आपको कुछ देर बाद अंदाजा हुआ कि मुझे इससे माफी मांगनी चाहिए, आपने माफी मांग ली. जब आपने माफी मांगी, उसने जो है वो आपसे आपकी माफी कबूल नहीं की, उसने आपको सख्त रवैया दिखाया, इस पर दुखी होने की बात जरूरत है? बिल्कुल नहीं है. आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब वो माफ नहीं कर रहा है, उस बंदे का मसला है. इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाएं, यहाँ पे सिचुएशंस को सही से इंटरप्रेट करें. ओके, कोई कह रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए आपको हर वक्त, देखें दैट इज द ओनली सोल्यूशन. मैं ये मानता हूं कि हर वक्त ऑप्टिमिस्टिक होना पॉसिबल नहीं होता है, तो जब पॉसिबल नहीं होता है तब आप अल्लाह ताला के पास जाएं, तब आप अल्लाह ताला के सामने कैथारसिस करें, दुआ करें अल्लाह ताला से. लेकिन
ऑप्टिमिस्टिक होने का ये मतलब नहीं कि हर एक से धोखा खाते रहें। ये मैंने कब कहा है? ऑप्टिमिस्टिक होने का ये मतलब तो मैंने बयान नहीं किया कि एक बंदा आपको नजर आ रहा है आपके साथ झूठ बोल रहा है, आपको धोखा दे रहा है, और आप वहां पर खड़े हो जाए और आपके नहीं नहीं ये बहुत सच्चा आदमी है। ये मतलब नहीं है ऑप्टिमिस्टिक होने का। ऑप्टिमिस्टिक होने का मतलब है कि जितना कोशिश कर सकते हैं चीजों को पॉजिटिव इंटरप्रेट करने की, उतना करें। और अक्सर ऐसा हो सकता है कि आपका सीनियर वाकई आप पे क्रिटिक कर रहा हो आपको दबाने के लिए, वो चीज आपको पता लग जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज उसने आपका एक प्रपोजल या प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब नहीं आपके खिलाफ है। ठीक है, ये चीज आपको खुद ट्रैक आउट करनी है कि कब मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना है कि क्या वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि वो मेरे खिलाफ है, मुझे पसंद नहीं करता है। चले सपोज कर लें वो आपके खिलाफ है, वो आपको पसंद नहीं करता, तो फिर इसका भी हल है। इसका हल ये है कि आप उसको मजीद ग्रो करके दिखाएं। यही तो होता है ना, किसी को डिफीट आपने करना है तो अपनी परफॉर्मेंस से डिफीट करना है, उसकी बातों से इतना नहीं बैठ जाना आपने। ठीक है, उसकी बातों में यकीन नहीं कर लेना। मिसाल के तौर पे पहली तो बात है, जो बंदा खुद इमोशनली इंटेलिजेंट है वो आपको ऐसे अल्फाज कभी नहीं कहेगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम्हें तो ये भी नहीं करना आता। वो क्रिटिक रिस्पेक्टफुली करेगा, अच्छे अंदाज से फीडबैक देगा। ठीक है, इस तरह जो देते हैं वो जाहिल किस्म के लोग होते हैं, तो वो आपको उसकी बातों में यकीन नहीं करना, आपको आगे चलना। ओके जी, हम जरा बात करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को आप लोग अपनी लाइफ्स में प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं। बहुत से लोग अब ये पूछेंगे कि आपने कह दिया बी ऑप्टिमिस्टिक, आपने कह दिया जी कि गुस्सा ना करें, लेकिन कैसे? हाउ टू इम्प्लीमेंट इट इन आवर लाइव्स? हाउ कैन इमोशनल इंटेलिजेंस बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइव्स? अब सुने 5 चीजें। नंबर 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, हाउ टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है जी, सेल्फ अवेयरनेस से क्या मुराद है कि आप अपने बारे में अवेयर हैं। जो बंदा अपने आप को नहीं पढ़ सका सारी उम्र, तो सारी उम्र वो लोगों के कहने पे चलेगा, सारी उम्र लोग उसको डिक्टेट करेंगे, वो एक स्लेव बन जाएगा, वो लोगों के मुताबिक चलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, अपनी पर्सनैलिटी का कोई टेस्ट करें इंटरनेट पे जाके। 16 पर्सनैलिटी टेस्ट एक बहुत अच्छा पर्सनैलिटी टेस्ट है। 16 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, सर्च इट आउट। अपने आप को जाने, अपनी अवेयरनेस ले, मेरी खामियां क्या हैं, मेरी कमजोरियां क्या हैं, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, मैं इमोशनल हूँ बहुत ज़्यादा, मैं स्ट्रेस बहुत लेता हूँ, वगैरह वगैरह। अपनी पूरी लिस्ट बना लें। जितना सेल्फ अवेयर होंगे अपने बारे में, उतना ज़्यादा चांस है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एग्जिबिट करेंगे। मुझे पता है मेरी क्या वीकनेसेस हैं, मुझे पता है जब मुझे कोई क्रिटिसाइज करेगा मुझे पता लग जाएगा कि ये बंदा अनजस्ट क्रिटिसिज्म कर रहा है या जस्ट कर रहा है, क्योंकि मुझे मेरा पता है, मैंने बहुत परखा है अपने आप को। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, अपने आप को परखें, लोगों से पूछें मेरी क्वालिटीज क्या है, लोगों से पूछें आपको मेरी बेस्ट चीज क्या पता लगती है, एक दूसरे से पूछें, अपना डाटा इकट्ठा करें। दैट इज द फर्स्ट थिंग। ओके, के self awareness is the first step to emotional intelligence. You should know yourself. Okay, number 2, motivation, self motivation. किसी ने पूछा है कि हाउ टू कंट्रोल आवर इंस्टेंट रिएक्शंस, मोस्टली वी गिव इंस्टेंट आंसर टू सम विदाउट चेकिंग आउट द सराउंडिंग्स। मेरा ख्याल फिर लेक्चर ही नहीं पूरा आपने सुना। मैंने शुरू में बात की थी कि ये ब्रेन को आपने आदत डाल दी है, एक्सक्यूज दे दिया है कि तुमने फौरन रिएक्ट करना है। इसी तरह है, माइंड साइंसेस पढ़ें, यही वजह है। आपने अब उसे दोबारा आदत डालनी है कि तुमने इंस्टेंट रिएक्शन नहीं दिखाना। या आपने कैसे डालनी है? प्रैक्टिस करना है इस चीज को, बार बार प्रैक्टिस करना है इस चीज को। ठीक है, आपने अपने आप को ये बिलीफ दिलाना है, ये ईमान होना चाहिए आपके अंदर कि मैं कंट्रोल कर सकती हूं या मैं कंट्रोल कर सकता हूं अपने जुबान को, और मैं करूंगा या मैं करूंगी।
मैं जिक्र करने लग जाऊंगी, मैं उस बिला पढ़ने लग जाऊंगी, मैं उधर से उठ के चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। दिस इज द ओनली वे टू कंट्रोल इंस्टेंट रिएक्शंस। अभी इंस्टेंट रिएक्शन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने सिखा दिया है माइंड को कि मैंने देने ही देने इंस्टेंट रिएक्शन। ये आपको वो बंदा बता रहा है जिसने खुद इस चीज को कंट्रोल किया। मी कंपेयर टू 10 ईयर अगो, जब मैं टीन एज में होता था तो मेरे बहुत इंस्टेंट बर्स्ट होते थे, लेकिन 2-3 साल बाद जब मैंने इन टॉपिक्स को रिसर्च करना शुरू किया, जब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं इतना वीक हूं कि मैं हर बात का इंस्टेंट रिएक्शन करूंगा, तो सेल्फ अवेयरनेस की वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और ये चीज आपकी कंट्रोल होती है। नंबर 2, सेल्फ मोटिवेशन, यही सोल्यूशन है। कोई मोटिवेट करने नहीं आएगा आपको, खुद मोटिवेट करना सीखें अपने आप को थपकी दें। ओके, अपने आप को कहें कि यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग गुड, अपने आप की इज्जत करें, मोटिवेट करें अपने आप को उठाएं कि उठो। समटाइम यू हैव टू पिक योरसेल्व्स अप, कोई आपको पिक करने नहीं आएगा। वो एक बड़ी जबरदस्त एक पिक्चर थी, आई विश आई कुड शो इट बट इट विल टेक टाइम। एक माल्टा है, माल्टा कुछ इस तरह से छिला हुआ है कि माल्टा अपने आप को पकड़ के खुद आगे चल रहा है। ओके, सर्च इट आउट ऑन इंटरनेट, यू विल गेट दिस पिक्चर। तो खुद पिक करना पड़ता है। इमोशनल इंटेलिजेंट बंदा सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उसको बाहर से किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आदत डाल लें अपने आप को खुद मोटिवेट करने की, कुरान से मोटिवेशन ले जाके, अल्लाह रसूल से मोटिवेशन ले जाके। अल्लाह आपको कुरान में कह रहा है कि तुम मेरी बेहतरीन तख्लीक हो। अल्लाह आपको कुरान में कह रहे हैं यू आर द बेस्ट ऑफ जनरेशन, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, खैरा उम्मा अल्लाह आपको कह रहे हैं। अल्लाह ताला आपको कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, गम ना करो, फिक्र ना करो, अल्लाह इज विद यू। अल्लाह ताला आपको कह रहे हैं कि मुझसे शेयर करो, मैं तुम्हारे मसले मसाइल हल करूंगा। तो कॉन्फिडेंस रखें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें, कुरान जाकर पढ़ें, कुरान के रिमाइंडर्स सामने रखें, किसी बंदे पे रिलाय मत करें। मैं हैरान होता हूँ, लोग इतने बेबस हो चुके हैं कि वो छोटी छोटी बातें काउंसलर से पूछने आते हैं, वो स्पीकर्स को मैसेज कर रहे होते हैं। मैं भी उनमें से था, आज से 6-7 साल पहले मैं भी उनमें से था जो स्पीकर्स को मैसेज कर करके सवालात पूछते थे। कभी आंसर मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था। बाद में मुझे रियलाइज हुआ हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है। बाद में मुझे रियलाइज हुआ मेरे अंदर हर चीज मौजूद है। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते, हम क्यों नहीं सेल्फ मोटिवेटेड रहते? सो सेकंड थिंग इज सेल्फ मोटिवेशन। थर्ड थिंग इज एम्पैथी। अपने अंदर एहसास पैदा करें, अपने अंदर एम्पैथी पैदा करें। एहसास क्या है? छोटी छोटी बातों पे एहसास है भाई। एहसास यहाँ से शुरू होता है। आपने एक कूलर से पानी पिया, आपके बाद भी किसी ने पीना है, ग्लास को धोकर रखते हैं, ये एहसास है। ग्लास को आधा पीकर आधा छोड़ दिया, ये इनसेंसिटिव नेचर की निशानी है। आप किसी पब्लिक वॉशरूम में गए, टॉयलेट में गए हैं, एहसास करें कि मेरे बाद भी किसी ने यूज करना है, साफ सुथरा रखें टॉयलेट को, एहसास। आप मस्जिद गए, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के जूती अपनी आपने पहनी, दूसरों की जूती कुचलते हुए गुजर गए, एहसास तक नहीं है आपको कि मैंने तो जूती पहन ली लेकिन दूसरों की जूतियां, पॉलिश शुदा जूतियों पे मैं पाँव रख रहा हूँ। तो नमाज ने क्या सिखाया आपको? क्या एहसास नमाज ने आपके अंदर पैदा किया? तो एहसास, एम्पैथी, एम्पैथी डालें अपने अंदर। एम्पैथी कैसे आती है? इसकी बहुत सी प्रैक्टिकल टिप्स हैं। नेचर के करीब रहें, जितना नेचर के करीब रहेंगे एहसास पैदा होगा। मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ, आप लोग हंसेंगे, स्पेशली मर्द हंसेंगे, लेकिन ये टिप लगा कर देखें। फ्रूट काटा करें, सब्जियां काटा करें, ऑब्जर्व किया करें सब्जी कटती कैसे है, फ्रूट कैसे कटता है, सब्र पैदा होगा आप में। ये नहीं कि बस बादशाहों की तरह बैठे हुए और खाना तैयार मिलना चाहिए। एक सब्जी काटें, घर वालों की हेल्प करें। कोई आपको रन मुरीद नहीं कहेगा, ये आपके सेहत के लिए अच्छा है, आपकी जो है वो एम्पैथी पैदा होने के लिए अच्छा है। जितना नेचर के करीब रहेंगे, नेचर को ऑब्जर्व करेंगे, आप में एहसास पैदा होगा। कल को आप खाना अगर इस तरह खुद काट कर खा रहे हैं, आप में एहसास पैदा होगा कि यार मेरी वालदा कैसे बनाती होगी। कल को किचन में एक दिन जरा खड़े होकर तो देखे ना, आपको एहसास होगा कि मेरी वाइफ कैसे खड़ी होती होगी। एंड सेम गोज फॉर वुमेन। जरा आप जाकर देखें कि आपके हस्बैंड्स बाइक चलाकर और गाड़ी चलाकर कितनी गर्मी में आ रहे होते हैं, एसी नहीं होता उनकी गाड़ी में। एहसास पैदा करें अपने अंदर। ओके, इस तरह की एक्टिविटीज करें। दूसरे के शूज में जाकर बात को समझने की कोशिश करें। गार्डनिंग करें, पौधों को पानी दें, कोई पेट रखें, पेट की हिफाजत करें।
तो ये चीजें बंदे में एहसास पैदा करती हैं। नंबर 3 इज एम्पैथी। अ पर्सन हु इज नॉट एम्पैथेटिक कैन नॉट बी इमोशनली इंटेलिजेंट। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एम्पैथेटिक बंदे में और इमोशनल बंदे में दो तरह के बंदे। जब आप किसी एम्पैथेटिक बंदे को गुस्सा शो करेंगे तो उसके जहन में पता है पहली बात क्या आएगी? उसके जहन में पहली बात आएगी कि यार दिस पर्सन मस्ट बी गोइंग थ्रू सम हार्ड टाइम। वो कहेगा कि यार ये बंदा घर से लड़ के आया हो, वो सिचुएशन को ऐसे इंटरप्रेट करेगा। अब जो इमोशनल बंदा है वो कैसे इंटरप्रेट करेगा? वो कहेगा ऐसी की तैसी, वो बाजू चढ़ा लेगा, वो कहेगा कि मैं इसके खानदान तक इसको जो है वहां तक पहुंचा के आता हूँ, इसने मुझे 2 बातें की हैं, मैं इसको 10 बातें कहता हूँ। वजह ये कि आप सिंपैथेटिक नहीं, आप एम्पैथेटिक नहीं है, आप ये एहसास ही नहीं कर रहे कि यार लोगों को गुस्सा आता है। क्या पता घर से लड़के आया हो, क्या पता रास्ते में आते हुए किसी से टक्कर हो गई हो, क्या पता आज इसको सैलरी ना मिली हो, क्या पता आज ये हो गया हो, क्या पता आज वो हो गया हो। इसलिए जो एम्पैथी वाले बंदे होते हैं उनके साथ लोग ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। सो द थर्ड थिंग इज बीइंग एम्पैथेटिक। नंबर 4 इज सोशल स्किल्स। अगर आपने इमोशनल इंटेलिजेंट बनना है, यू हैव टू बिल्ड सोशल स्किल्स इन यू। और ये मैं आपको डैनियल गोलमैन की बुक का पूरा समरी बता रहा हूँ। ओके, आपका फायदा हो रहा है, आपको बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। सोशल स्किल से क्या मुराद है? लोगों में बैठें, अपने सर्कल को बड़ा करें, अपने कुएं से बाहर निकल जाएं। क्या वजह है कि हमारा विजन ब्रॉड नहीं होता, हमारी छोटी सी सोच होती, मायोपिक सी सोच होती है, क्योंकि हमारा सर्कल बहुत छोटा है। हम डिफरेंट तरह के लोगों में कभी नहीं बैठे, हमने एजुकेशन ही सही से नहीं लिया। सोशल स्किल्स को बिल्ड करें, एक दूसरे से गुफ्तगू करें, एक दूसरे से गुफ्तगू करके एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना सीखें। जरूरी नहीं है कि जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं अगला भी उसी बैकग्राउंड का होगा। इंटरप्रेट करना सीखें। मिसाल के तौर पे आपकी शादी हुई, अब जहां पे आपकी शादी हुई वो लोग आपसे बहुत डिफरेंट है आपके घराने से, और ये चीज आप पिक पहले नहीं कर पाए थे। यहाँ पर सोशल स्किल्स दिखाएं ना, मोल्ड करना सीखें, थोड़ा सा उनमें घुले मिले, थोड़ा सा उनको अपने अंदर घुले मिलाएं, थोड़ी सी अपनी रवायतें उनको दिखाएं, थोड़ी सी उनकी रवायतें देखें। जिस बंदे में रिजिडिटी है, जिस बंदे में टॉलरेंस नहीं है, जिस बंदे के सोशल स्किल्स पुअर है, जो बंदा इस तरह की सिचुएशंस को नेगेटिव लेता है, दूसरों को ताने देता है, पुअर सोशल स्किल्स एग्जिबिट करता है, बातचीत नहीं कर सकता, आर्ग्यू नहीं कर सकता, वो बंदा फिर डेफिनेटली ग्रो नहीं कर पाएगा। तो सोशल स्किल से इन शॉर्ट मुराद है ढलना, अपने आप को मोल्ड करना, लेकिन दीन के एक्सपेंस पे नहीं। ओके, प्लीज गेट मी स्ट्रेट। और अपने आप को मोल्ड करना और दूसरे के हालात को समझते हुए चलना, गुफ्तगू करने का तरीका समझना, आर्ग्यू करने का तरीका समझना, और अच्छे से आर्ग्यू करना, अच्छे से सोशल स्किल्स एग्जिबिट करना। ठीक हो गया जी। नंबर 4 इज सोशल स्किल्स एंड यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स। कैसे लर्न करेंगे? अच्छी बुक्स पढ़ के, अच्छी वीडियोस देख के, अच्छे स्पीकर्स को सुन के, कैसे बात करते हैं, ये गुस्से नहीं होते, ये क्रिटिसिज्म को अच्छा लेते हैं। ओके, और पढ़े लिखे लोगों की तरह एक्ट करना। नंबर 5 एंड द लास्ट वन इज सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप स्लिप करें, अपने आप को रेगुलेट कर लें। आपका सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं वो फौरन से कम बैक मारते हैं। वो तकिए के नीचे मुंह दे के रोते नहीं रहते कि मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। ऑल्दो मैं उन लोगों के साथ सिंपथाइज करता हूं जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ एस्टीम की कमी है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो एक दिन में शेर बन जाएंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप में कुछ कमियां हैं जो कि नेचुरल है, तो आप प्लीज काउंसलिंग करवाएं, आप प्लीज जो है इस मसले को हल कराएं। अच्छे काउंसलर्स के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अच्छे लोगों के पास जाएं जो आपको कॉन्फिडेंस दें। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस शैटर हुआ हुआ है, तो मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा यहाँ पे कि तकिए के नीचे मुंह देकर रोना। मैं बात ही कर रहा हूँ कि अगर आप कम बैक नहीं कर रहे, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो फिर इमोशनल इंटेलिजेंस आप एग्जिबिट नहीं कर रहे। प्लीज अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके कम बैक मारें, सेल्फ रेगुलेशन को शो करें। ओके, योर सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग।
that you quickly regulate yourself. You know how to control anger. You know how to control your tongue. मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, लिटरली बड़े मजे मजे के तरीके हो सकते हैं. कुछ लोग जब दुखी होते हैं उन्हें खाना खाना बड़ा पसंद होता है. अब वो जाहिर है कि अनप्रोडक्टिव खाने को छोड़कर नट्स खाना शुरू कर दें, फल खाना शुरू कर दें, उनका गुस्सा भी कम हो जाता है, उनका स्ट्रेस भी कम हो जाता है. तो ये सेल्फ रेगुलेशन है. You know how to regulate your own self. Okay, so you have to practice these things. इन पे मजीद रिसर्च करें. आज का टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस था. उम्मीद है आपको फायदा हुआ होगा. नेक्स्ट वीक में 19 साइंस ऑफ हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल आपसे शेयर करूंगा. आपको मजीद फायदा होगा. लेकिन आज की इन 5 चीज़ों को प्रैक्टिस करें. सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स इंप्रूव करें, सेल्फ रेगुलेशन एंड क्रिटिसिज्म को लेना बर्दाश्त करना सीखें. ओके, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी. मगरिब का टाइम हो गया. मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतों की बारिश करें, हम सबको हर शर हर फितने से महफूज रखें, हम सबको जो है वो अल्लाह ताला अचानक आने वाली आफत से महफूज रखें, हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती दें. आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आमीन. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. इंशाल्लाह सी यू ऑल नेक्स्ट वीक 5:30 PM. आज थोड़ा हाफ आवर मैंने लेट किया था बिकॉज of certain personal reasons. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होती है. जज़ाकल्लाहु खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.